दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, इस समय परीक्षाओं की भरमार लगी हुई है। सामने आपकी पीसीएस की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है। आज हम स्पेसिफिक पीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, उसमें जो कुछ करंट आते हैं उन करंट के जो इम्पॉर्टेंट करंट है, जो करंट अक्सर ऐसे करंट पूछे जाते हैं, उन करंटों की चर्चा करेंगे। आइए समय न नष्ट करते हुए उनको हम देखना शुरू कर देते हैं। पहला आज जो हमारा है बीमस्टेक, जिसको हम कहते हैं कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसी चीज को हिंदी में हम कहते हैं बहुपक्षीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। यहाँ देख लीजिए, बहुपक्षीय तकनीक आर्थिक सहयोग, यानी बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है। तो बंगाल की खाड़ी के जो आसपास देश है, उन्हीं देशों के ऊपर ही फोकस है। तो देखते हैं कि इसका जो 5वां शिखर सम्मेलन हुआ है, 5वां शिखर सम्मेलन, यहाँ ध्यान देना है, 5वां शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोलंबो, श्रीलंका में। कैसे हुआ? वर्चुअल आप सभी लोग जानते हैं, वर्चुअल हुआ है। कहाँ? 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में, श्रीलंका में। यहाँ पे क्या किया गया, क्या ऐसा, कौन सी ऐसी नई चीजें इसमें किया गया? समूह का जो चार्टर बनाया गया था, यहाँ पे औपचारिक रूप से अपना लिया गया। देखिए, ये चीज ध्यान रखिएगा कि समूह का जो चार्टर बनाया गया था, जब ये निर्माण इसका हुआ था, तो उसको अब जाके औपचारिक रूप से अपना लिया गया। पहला, फर्स्ट, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है? परिवहन कनेक्टिविटी। ये जो परिवहन कनेक्टिविटी का टारगेट रखा गया था 2018 से 28 तक का, इसका जो मास्टर प्लान को भी अपना लिया गया। इसका ये ध्यान रखिएगा, परिवहन कनेक्टिविटी कब से कब तक के लिए है? 18 से 28 तक, 2018 से 28 तक। ऐसे ही पेपर में रहेगा, 2018 से 28 तक परिवहन कनेक्टिविटी। और एक और इसमें निर्णय लिया गया कि कोलंबो में, जो श्रीलंका में कोलंबो है, वहां प्रत्येक 2 वर्ष पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो 3 चीजें है, तो और चीजें, लेकिन 3 चीजें आपको विशेष ध्यान रखना है। समूह का जो चार्टर होगा औपचारिक रूप से अपना लिया गया है। जो परिवहन कनेक्टिविटी है, परिवहन कनेक्टिविटी, इसका डेट आप इसको याद रखिएगा, कब से कब तक है? 2018 से 28 तक। ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा, 2018 से 28 तक। अब इसके मास्टर प्लान को क्या किया गया? अपना लिया गया है। इसी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, अब इसी को हिंदी में कहते हैं बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल। तो ये बीमस्टेक का, इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को हुई थी। ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ढाका में। कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य। यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट है, कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। लेकिन 7 सदस्यों से 5 सदस्य जो है दक्षिण एशिया के हैं, और 2 सदस्य ऐसे हैं जो दक्षिण पूर्व एशिया के हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि 5 सदस्य जो है दक्षिण एशिया के कौन कौन से हैं? भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और श्रीलंका है। और 2 दक्षिण पूर्व एशिया के, जो साउथ ईस्ट एशिया है, ये तो साउथ एशिया के हो गए। साउथ ईस्ट एशिया के 2 कौन कौन से हैं? म्यांमार है और थाईलैंड है। तो टोटल सदस्य 7 हैं, जिसमें से 5 दक्षिण एशिया के हैं और 2 जो है आपके कहां से हैं? साउथ ईस्ट एशिया से। कुल टोटल 7 हुए। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अवश्य ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अभी भारत की यात्रा पे आए थे। यहाँ पे एक नई चीज हुई है, ध्यान दीजिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पे जब आए, तो यहाँ पे एक नई चीज हुई। भारत नेपाल के बीच पहले सीमा पार रेल लिंक का उद्घाटन इन्होंने किया। कौन? शेर बहादुर देउबा। तो भारत नेपाल के बीच पहले सीमा पार रेल लिंक का उद्घाटन हुआ। तो ऐसे पूछा जाएगा कि किस पड़ोसी देश के साथ या किस देश के साथ भारत का पहला रेल लिंक सेवा का उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखना कि पहले सीमा पार रेल लिंक का उद्घाटन जो है कहाँ? नेपाल के साथ किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। और नेपाल जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश हो गया है? 105वां देश। ये ध्यान रखिएगा, 105वां देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश कौन बना है? नेपाल बना है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है,
ये रेल लिंक सेवा का जो उद्घाटन हुआ है, पहले रेल लिंक सेवा का उद्घाटन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तीसरे वाले पे आते हैं, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं निगम, कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। तो जमीन है, जमीन पे जो अतिरिक्त जमीन बची हुई है उसको मुद्रा में बदल देना, ठीक ना, उसको मनी में कन्वर्ट कर देना है। जो अतिरिक्त लैंड, जो आपकी अतिरिक्त राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे रखना है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। ये राष्ट्रीय शब्द से ही आ जाता है कि इसका मतलब कि ये सरकारी कंपनी है। कैसी कंपनी बन रही है? सरकारी कंपनी। इसके लिए 9 मार्च 2022 को जो है जारी कर दिया गया कि अब इस कंपनी की स्थापना की जाएगी, ठीक ना। तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम, अब ये इसकी जो शेयर पूंजी होगी, प्रारंभिक शेयर पूंजी, इसको विशेष ध्यान रखना कि ये पूंजी कितने की होगी? 5000 करोड़ रुपए की होगी। ये है 5000 करोड़। ये है क्या चीज? आवश्यकता से अधिक यानी अशेष भूमि का मुद्रीकरण। सीधी सी बात है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण, जो आवश्यकता से अधिक भूमि होगी सरकार की, उसी का क्या कर देना है? मुद्रा के रूप में कन्वर्ट कर देना है। बस इतना ही, एकदम सिंपल सी चीज है कि आवश्यकता से अधिक यानी अशेष भूमि का मुद्रीकरण कर देना है। हाँ, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि वित्त मंत्रालय का लोक उद्यम विभाग, कौन? वित्त मंत्रालय। लोक उद्यम विभाग किसके अंडर काम करता है? वित्त मंत्रालय के। तो लोक उद्यम विभाग कंपनी की स्थापना करेगा। कौन करेगा? लोक उद्यम विभाग, जो कि किसके अंडर में काम करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है। तो ये कंपनी की जो है स्थापना करेगा। और ये पूरा, ये ध्यान रखना, ये एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी उद्यम होगा। यहाँ पे देखिए जो शेयर होगी 100% गवर्नमेंट की शेयर, ठीक ना। तो यहाँ पे एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी उद्यम होगा कि यहाँ पे 100% जो शेयर है वो गवर्नमेंट की है, यानी किसी अन्य की और शेयर नहीं लगी हुई है। चलते हैं आगे, आइए देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर की वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य को हासिल करके इतिहास रचा है भारत में। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको कितने अरब डॉलर? 400 अरब डॉलर। वित्तीय वर्ष कौन सा था? 2021-22 में। एक वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर। यहाँ ये चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ सेवाओं के निर्यात की बात नहीं, वस्तुओं के निर्यात की। तो एक वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर वस्तुओं के निर्यात के लक्ष्य, जो ये लक्ष्य रखा गया था, उसको भारत ने हासिल कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार 400 अरब डॉलर के जो टारगेट रखे गए थे उसको पार कर लिया है। और वो भी 9 दिन पहले रखा गया। टारगेट कब तक था? 22 मार्च 2022 को ही ये टारगेट मिल गया था, जबकि 9 दिन पहले, तो 22/9, अब 22/8/30 यानी 1 अप्रैल तक का टारगेट था। 1 अप्रैल 2022 तक का टारगेट था कि 1 अप्रैल 2022 तक हम कितना टारगेट किए थे? 400 अरब डॉलर वस्तुओं का निर्यात करने का टारगेट भारत का था। लेकिन भारत ने 22 मार्च 2022 को ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति, यानी 9 दिन पहले ही लक्ष्य की प्राप्ति कर दी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो और ध्यान दीजिएगा इस पे कि ये किसके कारण हुआ है, किस सेक्टर के कारण हुआ है? ये कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण ऐसा हुआ। चावल इसी में आएगा, समुद्री उत्पाद भी एग्रीकल्चर में आता है, गेहूं भी, मसाले, चीनी की मदद से कृषि क्षेत्र ने 2021-22 के दौरान अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से जो है हम जो ये अचीवमेंट कर पाए हैं, ये वस्तुओं का जो हम निर्यात कर पाए हैं, वो किसकी वजह से? एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से। कि ये सेक्टर का आप ध्यान रखिएगा जरूर, ये सेक्टर ही पूछेगा आपसे, पूछेगा तो सेक्टर पूछेगा आपसे, ठीक ना। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो फ्री का राशन वाला चल रहा है। तो फ्री का राशन वाला जो गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रधानमंत्री ऐसे कर लीजिएगा, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ये शुरुआत इसकी कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2020। शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 2020 में हुई थी। अब इसको बढ़ा के कब तक कर दिया गया? सितंबर 2022 तक कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, सितंबर 2022 तक। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कौन सा चरण होगा? क्योंकि मार्च तक 5वां चरण समाप्त हो गया, 5 चरण समाप्त हो चुके हैं मार्च तक, 5 चरण मार्च तक समाप्त हो गए। अब जो सितंबर तक चलेगा वो कौन सा चरण होगा? 6वां चरण होगा। ध्यान दीजिएगा, जो सितंबर तक चलेगा वो कौन सा चरण होगा? 6वां चरण होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन कि इस 6 वर्षों में किसानों के कर्ज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 53% की वृद्धि हुई है। देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि पिछले 6 वर्षों में किसानों के कर्ज में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 53% की वृद्धि हुई है। और इसमें सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? महाराष्ट्र में।
और सबसे ज्यादा जो कर्जदार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं कहाँ होती हैं? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक कर्जदार किसान कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक आत्महत्याएं किसानों की कहाँ पे होती हैं? तो महाराष्ट्र में। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले देखते हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। ये डायरेक्ट ऐसे पूछेगा आपसे, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर ये क्या है? सीधी सी बात ऐसे पूछेगा। यह एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय, जो देशों के उद्यमशीलता परिदृश्य पर जानकारी प्रदान करता है, यानी इंटरप्राइजेस पर जो एक जानकारी देता है वो कौन सा है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस मॉनिटर। इस पे ये जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। और इसका नेतृत्व, यही इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसका नेतृत्व इस समय कौन कर रहा है? भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद। अहमदाबाद आप जान रहे हैं, गुजरात में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, ये चीज आप क्लियर करिएगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद इसका कर रहा है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कुल उद्यमी गतिविधि दर इस समय कितनी है? भारत में बढ़ के 14.4% हो गया, 14.4%। स्थायी व्यवसाय स्वामित्व दर कितना हो गया? 8.4% 2021 में। अब ये एक अच्छा सा बहुत सा देखते हैं, कभी कभी सिंपल से क्वेश्चन आपको लगते हैं लेकिन ये क्वेश्चन पूछ के फंसा देते हैं। कवच क्या है? आप देखते होंगे पनडुब्बी भी कवच है, और जगह भी कवच नाम से कई चीजें अब कवच नाम से हैं। तो कवच क्या है? कवच जो है ट्रेन टक्कर पड़डाली परिहार, यानी कि कवच सीधा समझ लीजिए कि जब दो ट्रेनें ऐसे आ जा रही हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो अक्सर क्या होता है कि लाइन की वजह से जो लाइन रहती है अक्सर दोनों में टक्कर हो जाती है। अब ये कवच अगर लग जाएगा, कवच यहाँ पे ऐसे इस पे बन जाएगा, इस पे कवच जो है लगा रहेगा, तो ये ट्रेन बता देंगी, तो अपने आप बता देंगी, तो ये ट्रेनें रुक जाएंगी, या तो फिर रास्ते अपने बदल देंगे। अगर वहां पे लाइन हुई तो रास्ते आपको बदल देंगे। तो अब इससे क्या होगा? कवच जो है लगने से, तो कवच को लगने से आप सॉफ्टवेयर एक समझ लीजिए कि अगर ये कवच लग जाएगा तो ट्रेन आपस में टक्कर नहीं करेंगी। एक ट्रेन कुछ दूरी पे आके अपने आप जो है रुक जाएगी, ये भी ट्रेन अपने आप कुछ दूरी पे, जब देखेगी टक्कर होने वाली तो कुछ दूरी पे ये भी ट्रेन, पहली ट्रेन ये, दूसरी ट्रेन भी, दोनों अपने आप रुक जाएंगी। या तो फिर यहाँ लाइन होगी, दूसरी लाइन, उस दूसरी लाइन से चली जाएगी, दूसरी लाइन से। अगर लाइन नहीं पे वहां पे है, सिंगल लाइन है, तो ट्रेन यहीं पे रुक जाएगी, बी ट्रेन यहीं पे रुक जाएगी। तो सीधा ये कौन सा काम कर रहा है? कवच। तो कवच क्या है? ट्रेन की टक्कर को रोकने वाला, समझ लीजिए ट्रेन को टक्कर को रोकने वाला। इसकी शुरुआत कहां से की गई है? दक्षिण मध्य रेलवे। अब देखिए यहाँ से भी प्रश्न आपका, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। तो दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय सिकंदराबाद मंडल में ही दो ट्रेनों को शुरू किया गया, दो ट्रेनों की इसको चेकिंग किया गया है। और भारत का पहला, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, यहाँ देखना गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, ये कहाँ शुरू किया गया? पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल। आसनसोल कहाँ पे है आपका? पश्चिम बंगाल में, एकदम ऊपर जो है वो जो पहाड़ी पड़ती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आसनसोल। तो आसनसोल मंडल पे भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल। जबकि कवच क्या है? ट्रेन टक्कर परिहार प्रणाली है। चलिए अब अगला देखते हैं। आइए देखते हैं, लॉटरी एक जुआ गतिविधि का प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉटरी एक जुआ गतिविधि का प्रकार है। कौन कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। ये ध्यान दीजिएगा कि लॉटरी को जुआ का एक प्रकार माना है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी को जुआ का एक प्रकार मान लिया है, तो सट्टेबाजी और जुआ ये किसके अंडर में है? ध्यान रखिएगा, सट्टेबाजी और जुआ ये संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य का हिस्सा है। यही विवाद था, संविधान की 7वीं अनुसूची में किसका हिस्सा है? सट्टेबाजी और जुआ राज्य का हिस्सा है। इसीलिए जब जुआ है, लॉटरी भी जुआ आ गया, तो लॉटरी भी जुआ हुआ, तो इसका मतलब लॉटरी भी किसके हिस्से में आ गया? राज्य के हिस्से में। तो इस पे भी कर लगाने की शक्ति किसके अंदर में है? राज्य के अंदर में है। ये चीज ध्यान रखिएगा। वहां सट्टेबाजी और जुआ लिखा गया है 7वीं अनुसूची में, वहां लॉटरी शब्द नहीं है। तो लॉटरी को अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि लॉटरी जो है जुआ गतिविधि का प्रकार है, इसलिए लॉटरी भी अब किसके हिस्से में है? यहाँ राज्य के हिस्से में है। तो इस पे भी टैक्स लगाने की शक्ति किसके पास है? ये राज्य के पास है। तो एक सूक्ष्म, देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सूक्ष्म वित्त ऋण
एक माइक्रो फाइनेंस है। अब ये माइक्रो सूक्ष्म वित्त ऋण, यहाँ देखिएगा एक सूक्ष्म वित्त ऋण का आशय, अब ये परिभाषा चेंज की गई है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक सूक्ष्म वित्त ऋण का जो है आप देख रहे हैं सूक्ष्म वित्त, अब ये माइक्रो फाइनेंस, अब इसका जो आशय है अब चेंज हो गया है कितने रुपए तक, 3 लाख रुपए। अब यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, 3 लाख रुपए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार को दिए जाने वाले गारंटी मुक्त कर्ज से। अब तक ये 3 लाख रुपए नहीं था, अब ये कितना किया गया है, 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवार को दिए जाने वाला गारंटी मुक्त कर्ज से सूक्ष्म वित्त ऋण। सूक्ष्म वित्त ऋण कितने तक का, 3 लाख रुपए तक का, ठीक ना। एक ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, डोनेट ए पेंशन, डोनेट ए पेंशन किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, श्रम मंत्रालय द्वारा। ध्यान रखिएगा, किस मंत्रालय द्वारा, श्रम मंत्रालय द्वारा। कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, 7 मार्च 2022 को ये योजना शुरू की गई है। यह योजना किस योजना का पहल है या पार्ट है, यह योजना जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है। और ये जो श्रम योगी मानधन पेंशन योजना है ये कब शुरू की गई थी, 2019 में। ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं वहां पे कि उससे संबंधित, उससे सटा हुआ प्रश्न, ठीक ना। तो ये शुरू कब किया गया था, 2019 में। कैसे सेक्टर के लिए था, असंगठित क्षेत्र के लिए था। किस क्षेत्र के लिए था, असंगठित क्षेत्र के लिए था, असंगठित क्षेत्र के लिए था। कितने से कितने वर्ष के, 18 से 40 वर्ष, जिसकी आय 15,000 से कम, जिसकी आय 15,000 से कम हो। 60 वर्ष बाद जो है इसमें क्या मिलेगा, 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगा। अगली वीडियो जो है फिर आपको जस्ट मिल जाएगी, जल्द मिल जाएगी, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। और अभी आपको करंट का और वीडियो हम डालेंगे, देंगे। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न इतिहास के हैं, भूगोल के हैं और साइंस के जो है उन प्रश्नों को भी डालेंगे। तो आप अब मिस मत करिएगा, आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।